कुंडली अगर जागरण कोई करता है तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? उन्होंने यदि एक्चुअली में कुछ सोच लिया तो अब ये होगा, चाहे नहीं भी होना था। मतलब फ्यूचर को भी चेंज कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का अनाहत चक्र जागृत है, आप नहीं चाहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में बंध से जाएंगे। आप भूल नहीं सकते हो ऐसे व्यक्ति। यू काइंड ऑफ फील दैट कनेक्शन ऑफ लव। आप अचानक से आपको लगता है आप अपने सारे दिल की बातें उन्हें कह दो। एक अलग सा विश्वास आपको उनके लिए महसूस हो जाता है। फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकता है। वैसे जब आप ध्यान में इतनी गहराई में चले गए कि आप ध्यान ही बचा, आप भी खत्म हो गए, तो है वो सविकल्प समाधि। जैसे ही आप सविकल्प समाधि में जाएंगे, आपके सारे पूर्व जन्म आपके सामने साक्षात आ जाएंगे, क्योंकि अब आप बाहर बैठ के देख रहे हैं। अब आप इस केंद्र से निकल आए। एक्सीडेंटल कुंडली जागरण के बारे में बात हुई, ये भी हो जाता है। आपकी ब्रेथ बहुत धीमी और आपकी धड़कनें बिल्कुल तेज। दिमाग ऐसा महसूस करता है कि अचानक से सारे सिनेप्टिक न्यूरॉन्स जो थे वो एक्टिवेट हो गए हैं और एक करंट आपके दिमाग के अंदर दौड़ रहा है। सडनली ऑल द मेमोरीज आर गेटिंग टैप्ड एंड येट यू आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इनटू इट। आप इस बार उस पूरे प्रोसेस को देख पा रहे हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट में। आज की पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि एक नॉर्मल इंसान कैसे सुपर ह्यूमन बन सकता है, कुंडलिनी जागरण करके या अपने चक्र को एक्टिवेट करके। तो इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बार फिर से डॉक्टर सोनाली मिश्रा जी हैं, जिनके साथ हमने एक पॉडकास्ट ऑलरेडी की थी ड्रीम्स पर, कि सपनों का मतलब क्या होता है और बुरे सपने क्यों आते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो पॉडकास्ट नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम कुंडलिनी जागरण की बात करेंगे कि एक कुंडलिनी जागरण कैसे करते हैं, कैसे अपने जो सातों चक्र हैं उसको कैसे एक्टिवेट करें और कैसे एक इंसान खुद चक्र एक्टिवेट करके एक सुपर ह्यूमन बन सकता है। तो चलिए स्वागत करते हैं हम डॉक्टर सोनाली मिश्रा का और इस पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं। हेलो मैम। प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट में। लास्ट पॉडकास्ट आपने ड्रीम्स पर हमने की थी और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। तो आज की पॉडकास्ट हम कुंडली जागरण पर करने वाले हैं और जानेंगे कि कुंडली जागरण से क्या कोई सुपर ह्यूमन बन सकता है क्या। आजकल जेनजी की ज़्यादातर इच्छा होती है कि उनके पास कोई शक्ति आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए ताकि वो नॉर्मल इंसान से या अपने जो फ्रेंड्स हैं उस फ्रेंड सर्कल से अलग लगने लगे। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कुंडली अगर जागरण कोई करता है तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या होता है उसके बाद एक्चुअल में। एक बार ऐसे ही एक जागरूक जेनजी, आई वुड से दैट टाइम जेनजी टर्म इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, पर ऐसे ही किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से जाकर के एक जेनजी एज ग्रुप वाले व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा कि आप में ऐसा क्या अलग है जो हमारे अंदर नहीं है, जिसके वजह से यू आर बीइंग सो सक्सेसफुल, आप इतना अच्छा कर पा रहे। तो उन्होंने कहा मेरे अंदर एक प्रतिभा है कि मैं 2 मिनट तक एक चीज़ पे फोकस रह सकता हूँ और हम नहीं रह सकते। कुंडलिनी का भी यही फ़ायदा है। कुंडलिनी और फोकस यानी कि ध्यान, दे आर कम्प्लीटली इंटरवाइंडेड, एक दूसरे से बहुत ही गहराई से कनेक्टेड है। ध्यान करने पर कुंडलिनी जागरण ना हो संभव ही नहीं है, और जब तक कुंडलिनी संपूर्ण तरह से जागृत नहीं है, ध्यान असलियत में क्या हो सकता है और कितनी गहराई तक ले जा सकता है ये आप कभी जान नहीं सकते। तो यही सबसे बड़ी सुपर पावर है जो हम सभी ह्यूमंस के पास है, द पावर ऑफ फोकस। जैसे सूरज की किरणें बहुत ही स्कैटर्ड वे में पृथ्वी पर पड़ रही हैं एंड अपने लेवल पर सारी चीज़ें, जीव जंतु अच्छे से फ्लरिश कर रहे हैं। पर आपने वो बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक लेंस रखेंगे, तो यू कैन कॉन्सेंट्रेट दैट एनर्जी जो कि इतनी दूर है सूरज पर, हियर अगर आप उसको एक लेंस रखते हैं और फोकस कर पाते हैं उनकी किरणों को, तो थोड़ी सी किरणों के फोकस से भी आप एक पेपर पे आग जला सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब आप फोकस को टैप कर पाते हैं, वो आपको बहुत नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देता है। तो यदि आप फोकस्ड हैं, अगर आपकी कुंडलिनी जागृत है, तो आप गहराई समझ सकते हैं फोकस की। फिर आपको कोई प्रतिभा, कोई नॉलेज, कोई ट्यूशन, कोई लर्निंग, कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी व्यक्ति के साथ बैठें, किसी किताब के साथ बैठें, आपके 5 सेंसेस जो आपको बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाएगी, जस्ट बिकॉज आप पूरी तरह से वहाँ पर हो सकते हैं, फोकस्ड हो सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा इस जनरेशन को, जेनजीज़ को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रील्स बहुत ट्रेंड में है। तो सारा जो कंटेंट है, जिस प्रकार का एनवायरनमेंट है,
वो हर तरह से हमारे फोकस को ही वायलेट करता है। राइट। तो अभी ऐसी एक्टिविटीज़ है ही नहीं। आपको नंबर्स, फ़ोन नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं, गणित हिसाब हाथ से लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ चीज़ें आपको याद करने के लिए कहा ही नहीं जा रहा। यू आर ट्राइंग टू मेक एवरीथिंग स्मार्ट अराउंड यू रेदर देन योर सेल्फ। तो यहीं पर योग विज्ञान अब इसलिए वापस से ट्रेंड में आ रहा है क्योंकि वही वो विज्ञान था जो आपको स्मार्ट बनाता था, जो आपको बताता था कि यदि आपके भीतर की जो एक एनर्जी है जिसको हम कुंडलनी कहते हैं, यदि आप उसे जागृत करें तो आप ध्यान की सबसे जो सुप्रीम पावर है उसको महसूस कर पाएंगे। तब जो, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा शेफ़ है तो उनके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। कई सालों के अभ्यास, काम और ध्यान के वजह से इफ़ दे जस्ट टेस्ट अ न्यू डिश, उनको पता चलेगा उस डिश के बारे में कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, किस तरीके से पकाया गया है, सब कुछ वो टैप कर पाएंगे, है ना। एट द मोमेंट किसी ने बताया कि मेरा ऐसा स्वाद है, तो वो हिस्ट्री की स्टडी से निकाल करके कि अच्छा ऐसा स्वाद है तो इनके हेल्थ को ये बेनिफिट करेगा, तो ये कॉम्बिनेशन हम बनाएं। दे विल बिकम जीनियस एंड साइंटिस्ट्स ऑफ द फूड इंडस्ट्री। हाउ? जस्ट बाय द फोकस। तो फोकस अपने आप ही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है, क्योंकि आपको जो कुछ आपके भीतर है वो सारी चीज़ें आप अपने सारे संसाधन इस्तेमाल कर पाते हैं। पर अगर आप फोकस्ड नहीं है तो कई लोगों से आपने सुना होगा ना कि मौके पर हमें याद नहीं आता, हम वो तो अपनी बहुत common हो शक्ति गया हाँ है। पढ़ी है इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो हम सारे उसी दोष से ग्रस्त हैं जो हनुमान जी का था जी। कि है सब कुछ पर हमें बढ़िया। समय पर याद नहीं है। तो कुंडलनी शक्ति इज़ दैट एनर्जी जो आपको एक्सेस दे देती है वो सारा पोटेंशियल का जो आपके भीतर ही है, और आप उसे याद कर पाएंगे, उस समय पर इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसके साथ ये भी होता है कि इंसान को फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकता है, कोई आभास हो जाता है कि कुछ ऐसा होने वाला है, इसका पहले से आभास हो जाए। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फ्यूचर एंड पास्ट। ओके। फ्यूचर जब आता है तो वो आपके प्रेजेंट में ही आता है ना। कभी आपने एक्चुअली में फ्यूचर जिया है? नहीं, प्रेजेंट को ही जिया है। और पास्ट भी आपने कभी एक्चुअली में जिया है? पास तो जिया अपनी है। मेमोरी के सिवा क्या वो अभी एग्जिस्ट करता है? नहीं। ठीक है। तो ये जो टाइम लाइन है जिसे हम कह रहे हैं पास्ट और कह रहे हैं फ्यूचर, आप एक्चुअली में प्रूव नहीं कर सकते इसकी एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा एट योर प्रेजेंट। आप अपनी एग्जिस्टेंस के साथ को एग्जिस्टेंटली इसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, पुरानी चीज़ें जुटा करके और फर्दर इमेजिनेशन को यूज़ करके कर सकते हैं। अब कुंडलनी के लिए ये कहा जाता है, जो कि शास्त्रों में भी लिखा गया है, कि कुंडलनी जागृत व्यक्ति थोड़े त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी मतलब ये तीनों जो काल हैं उनको देखने वाले, दर्शी मतलब उनको, उनका दर्शन करने वाले, उनको देखने वाले। पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एक्चुअली में दृष्टा बन जाते हैं, क्योंकि त्रिकालदर्शी आप अभी भी हैं पर अभी आप एक्चुअल में दृष्टा ही नहीं है, क्योंकि अभी आप अपने परसेप्शन से देखते हैं। दृष्टा मीनिंग? दृष्टा इज द सीयर, द वन हु कैन सी। ओके। ठीक है, आपको लग रहा है कि आप देख रहे हैं, पर यदि आप एक्चुअली में जानेंगे तो आप सिर्फ अपने परसेप्शन के माध्यम से देख रहे हैं। राइट। है ना। आपके पूर्व संस्कार, आपने जो सीखा है, पढ़ा है, उसके नेत्रों से देख रहे हैं। आप कभी भी ओरिजिनल पिक्चर को नहीं देख पा रहे। तो कुंडलनी सबसे पहले आपको ये प्रतिभा देती है कि यू आर एबल टू सी द थिंग जस्ट द वे इट इज। तो जैसे बोलते हैं कि मन की आंखों से देखना, तो कुंडलनी के थ्रू मन की आंखों से देख सकते हैं कि जो हम बड़ी पिक्चर है वो देख सकते हैं। मन तो भ्रमित कर देगा, मन तो बहुत कुछ करता है, मन तो चंचल है। कुंडलनी इज लाइक व्हेन यू सी, जस्ट सी, नॉट फ्रॉम योर पूर्व संस्कार और योर जजमेंट्स, है ना। वरना आप हमेशा देखेंगे, लेट से आपने मुझसे कुछ पूछा, मैं उसका जवाब दे रही हूँ, ठीक है, तो सिर्फ आपका प्रश्न ही बचे और उसके सिवा और कोई क्रिया वहाँ पर ना हो, कोई जजमेंट ना हो। ठीक है, कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, ये सारे परसेप्शंस ख़त्म हो जाए, जस्ट एक रॉ कम्युनिकेशन जाए। ठीक है, तो कुंडलनी क्या करता है, वो आपके पीछे की पूरी स्टोरी, बैकग्राउंड स्टोरी हटा देता है। वरना आप जैसे अपने किसी मित्र से मिल रहे हैं, आपको पता है कि ये वाला कन्विंस हो जाता है इजीली, ये वाला कन्विंस नहीं होता है इजीली, तो ये परसेप्शन है। ठीक है,
तो ये आपको क्या करेगा, आपको उसी एनर्जी के अंदर समेट के रखेगा। आपको पता है किसी के साथ आपका संबंध खराब है, वो कभी सही नहीं होगा, क्योंकि हर बार जब आप उनसे मिलेंगे आप पहले से जानते हैं कि ये तो व्यक्ति ही ऐसा है, तो आप उसी एनर्जी पे बात कर रहे हैं, आप उसी दृष्टि से उनको देख रहे हैं। आप कभी मौका ही नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को एक बार फिर से अब वो व्यक्ति कैसा है वैसा देखने का। ठीक है, तो आप कभी उस एनर्जी से निकल नहीं पाएंगे। कुंडलनी जाकर के आपको वो प्रतिभा देती है कि आप उस एनर्जी से निकल करके रियलिटी में देखें। अब कोई आपका पुराना ट्रॉमा आपको नहीं दिखा रहा, आपका कोई पुराना परसेप्शन आपको नहीं दिखा रहा, ओनली दैट यू कैन सी इज द थिंग दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब त्रिकालदर्शी कैसे हो जाएंगे आप? क्योंकि सिंपल जब मशीन लर्निंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें पुराना डेटा फीड कर देते हैं, उसके हिसाब से आप नेक्स्ट डेटा देखते हैं। लेकिन जब आप चीज़ को परफेक्टली एट द प्रेजेंट देख पा रहे हैं विद एवरीथिंग, जैसे इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग अ कार, अ रेसिंग कार, एंड यू आर एबल टू कम्प्लीटली सी थ्रू कि आपकी स्पीड और सब कुछ आपने कैमरा में नोट कर लिया, तो आपको पता है कि अगले कितने देर में ये कहाँ पहुँचेगा। सारे ऐप्स उसी पे काम कर रहे हैं, है ना, कि अगर अभी यहाँ पर है और इतनी स्पीड पे चल रहा है तो एस्टिमेटेड इतने टाइम में ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, दिस इज़ हाउ द त्रिकालदर्शी थिंग वर्क्स। बट कुंडलिनी में यदि व्यक्ति एक्चुअली में अष्टांग योग सूत्र को फॉलो करते हैं, ऐसा एक्सीडेंटल कुंडलिनी जागरण नहीं है, योगी हैं, तो उन्होंने यदि एक्चुअली में कुछ सोच लिया या देख लिया या दर्शन करा दिया किसी को, तो अब ये होगा, चाहे नहीं भी होना था। मतलब फ्यूचर को भी चेंज कर सकते हैं फिर, क्योंकि फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, तो हर चीज़ जो कि अभी इन द फॉर्मेशन है दैट कैन बी चेंज्ड। बट वो तो पहले से लिखा हुआ है ना कि ये चीज़ होने वाली है। पर किसने लिखा है? भगवान ने पहले से लिखा हुआ है। आप ही ने लिखा है, क्योंकि दोनों ही बातें तो कही जाती हैं। एक कहा जाता है सब आपके हाथ में है, यू हैव अ फ्री विल। दूसरी बात कही जाती है कि सब पूर्व निर्धारित है। तो पूर्व निर्धारित, दोनों बातें सही हैं, पूर्व निर्धारित है और आपके पास फ्री विल है, क्योंकि पूर्व निर्धारित है आप ही के द्वारा। पर जब आप योग की गहराई में जाते हैं तो आपको खुद समझ में आता है कि हाँ ये मेरे द्वारा ही निर्धारित है। समथिंग दैट यू ओनली हैव क्रिएटेड, यू कैन एक्चुअली कम आउट ऑफ इट, एंड दैट इज़ वाई योगीज आर ऑल्सो नॉट बाउंड बाय द प्रारब्ध कर्मा। प्रारब्ध कर्मा मतलब जो कि पूर्व निर्धारित है, वो उससे बाउंड नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं एज एन आत्मा तो मैंने एक्चुअली में कोई कर्म ही नहीं किया, मैं तो बस देख ही रहा हूँ। तो अगर डिसाइड करें तो ज़रूरत नहीं है कि आप सारा किया हुआ भोगो। तो आपने जैसे एक्सीडेंटल कुंडली जागरण के बारे में बात की, तो ये भी हो जाता है? हाँ, कई प्रकार से कुंडलिनी जागरण होता है। तो इट्स नॉट वेरी कॉमन एक्सीडेंटल कुंडलिनी जागरण, पर हाँ कई लोगों का होता है एक्सीडेंटल कुंडलिनी जागरण। तो एक्सीडेंटल कुंडलिनी जागरण होगा इफ़ यू आर लाइक इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग अलग फ्रीक्वेंसी का म्यूज़िक बजता है। ठीक है, जैसे कि अभी आजकल लोग म्यूज़िक की मिक्सिंग और ये सब करते हैं। कई आपको इंटरनेट पे वीडियोस मिल जाएंगे कि इतने हर्ड फ्रीक्वेंसीज से आपकी थर्ड आई खुल जाएगी। ठीक है, तो समटाइम्स एक्चुअली में वो म्यूज़िक अगर कायदे से बनाए गए हैं और आपने अच्छे क्वालिटी के हेडफोन से सुन लिया तो वो आपकी एनर्जीज़ को एक्चुअली में अपलिफ्ट करते हैं। तो ये एक्सीडेंटल कुंडलिनी जागरण है। या फिर आप किसी ऐसे बहुत हाई एनर्जी स्पेस में पहुँचे और आप वहाँ पर आपकी कुंडलिनी जागरण हो गया, उसे एक्सीडेंटल इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि आप तैयार नहीं थे। तो तुरंत जागरण हो जाती है किसी की भी, या फिर वो जैसे एनर्जी आती है ना नीचे से मूलाधार से ऊपर तक जा रही है, तो वो वापस चली जाती है, फिर जागरण हो गई एक बार? नहीं, कई बार लोगों की जागृत होकर के रुकती भी है। पर एक्सीडेंटल अगर इसको बोला जा रहा है तो आप समझिए, जैसे कि अगर रेसिंग कार है और वो रेसिंग में है, ठीक है, तो वहाँ पर उसकी पोजीशनिंग बिल्कुल ठीक है, राइट, वो तैयार है, उसमें बैठा हुआ ड्राइवर तैयार है कि मुझे इतने के तो ऊपर ही चलाना है। पर उस लेवल पर अगर आप अपनी नॉर्मल कार को नॉर्मल रोड पर चलाएंगे तो दैट इज एक्सीडेंट। द सेम स्पीड ऑन द ट्रैक ऑफ रेस इज नॉट अ एक्सीडेंट, राइट। तो जब आपका शरीर, आपका मन, आपका मस्तिष्क तैयार है तब कुंडलिनी जागरण होता है, तो दैट इज नॉट एक्सीडेंटल कुंडलिनी जागरण। अदरवाइज किसी भी तरीके से हो गया तो वो एक्सीडेंटल कुंडलिनी जागरण है। उसको फिर हैंडल नहीं कर पाते लोग। अगर आपका सुषुम्ना से ही चढ़ी है एक्सीडेंटली भी, ठीक है, तो आपको फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है।
पर अगर कहीं गलती से ईड़ा और पिंगला नाड़ी के माध्यम से भी कई बार कुंडलनी ऊपर चढ़ जाती है स्पीड में, तो अगर ये हुआ है तो फिर इसमें आपको कोई एक फिजिकल या मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। और किसी की भी अगर एक्सीडेंटल कुंडली जागरण हुई है तो फिर उसके बाद उन्हें किसी गुरु के पास जाकर के सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि इट विल डिस्टर्ब अ लॉट मैनी थिंग्स इन योर लाइफ। इवन द बेस्ट थिंग इफ दे कम टू यू व्हेन यू आर नॉट रेडी, इट इज़ नॉट गुड। तो जैसे हमने कुंडली की बात हो रही थी, ऐसे चक्रों और कुंडली में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहले कुंडली को एक बहुत बेसिक तरीके से समझिए। आप एक बैटरी को देखते हैं तो बैटरी के अंदर जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब नॉर्थ साउथ डिस्टर्ब्ड रहते हैं। जैसे ही आप उसको एक जगह पर लगाते हैं और ये सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट का फ्लो शुरू होता है। करंट का फ्लो जैसे ही शुरू होता है तो जितने भी अंदर मॉलिक्यूल्स थे, पार्टिकल्स थे, सब अपने आप को अलाइन कर लेते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, मतलब एक दिशा में एक साथ फोकस हो जाते हैं। कुंडलनी शक्ति के जागृति में या उस सर्किट के कंप्लीशन में एग्जैक्टली यही एक्टिविटी होती है, क्योंकि आपका जो बॉडी है इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो आपका हमारी जो पृथ्वी है दैट इज़ मैग्नेटिक, स्काई इज़ इलेक्ट्रिक एंड यू आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस जो आपका शरीर है, जब इसमें ये सर्किट कंप्लीट होता है तो कुंडलनी शक्ति पूरी की पूरी शक्ति एक ही दिशा में एक साथ फ्लो करती है और फ्लो करती है एंड वापस आती है। कहाँ से फ्लो करती है? सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, फ्रॉम द वेरी सेंटर ऊपर की तरफ जाती है सारे चक्रों से होते हुए एंड देन वापस आती है। तो जब बहुत हाई फोर्स ऑफ एनर्जी कहीं पर भी डालनी है तो उसके चेक पोस्ट या फ्यूजेस लगाने पड़ते हैं। जैसे आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके लिए भी आपके कई सारे चेक पोस्ट होते हैं। पहले ट्रांसफॉर्मर उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देता है करंट को, उसके बाद आपका जो मीटर लगा हुआ है वो भी मॉडिफाई करेगा थोड़ा सा करंट को। फिर हर कमरे में आपके जो है वो MCBs या फ्यूजेस लगे होते हैं कनेक्टेड, कि अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सीधा अप्लायंस को ख़राब ना करे। यहाँ पर अप्लायंस क्या है? आप जिस प्रकार अलग अलग अप्लायंसेस होते हैं वैसे अलग अलग चक्रा अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए होता है। अब जब कुंडलनी राइज कर रही है, यदि कोई भी चक्रा में हल्का बहुत ब्लॉकेज है या इम्बैलेंस है तो जब तक वो बैलेंस नहीं होगा तब तक कुंडलनी वहीं रुक करके उसकी हीलिंग करेगी, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी। पर एक्सीडेंटल कुंडलनी जागरण हुआ या शक्तिपात के माध्यम से फोर्सफुली आपने करवाया अपना कुंडलनी जागरण, तो क्या होता है, ये बाईपास करके चले जाएगी। मतलब सारे चक्रास के थ्रू नहीं जाएगी? नहीं, चक्रास के थ्रू के जाएगी लेकिन बाईपास करके जाएगी। देखिए, इमेजिन करिए कि पहाड़ों से, जैसे कि वो बने रहते हैं ना, खेत बने होते हैं पहाड़ों में, लैडर्स बने होते हैं, तो उसमें पानी क्रॉस करने के लिए छोटी छोटी नालियाँ बनाते हैं। तो नालियों के माध्यम से होकर के जाना है जल को नीचे। लेकिन अचानक से यदि आपने बहुत सारा जल एक साथ फोर्सफुली डाला तो वो नाली से नहीं ओवरलैप करके जाएगा। तो अगर नाली के भीतर कोई इम्प्योरिटी थी, कुछ अटका फंसा था, वो साफ नहीं हुआ, ऊपर से पानी चला गया, तो आपका मेन फंक्शन ही नहीं हुआ। आपका मेन फंक्शन था सुषुम्ना नाड़ी की क्लेंज हो, ताकि ये सर्किट कंप्लीट हो सके। ठीक है, कुंडलनी ध्यान की कक्षा का एकदम प्राइमरी चैप्टर है। लोगों ने इसको भी बहुत ज़्यादा ऐसे बना दिया है कि कुंडलनी शक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति है, इसको बिकॉज जो रिएक्शंस बॉडी से निकल करके आते हैं जब कुंडलनी जागरण होता है, उसकी वजह से लोगों को बड़ा फैसिनेटिंग लगने लग गया है। ठीक है, तो I will explain you why those kind of reactions also happen in the body, and it is not just in the case of Kundalini. I know other meditation forms that will give you even more reaction, but anyhow, तो जब हम कुंडलनी की बात करते हैं, कुंडलनी जागरण हमेशा चक्रों के माध्यम से ही होता है, तो ये इसके चेक पोस्ट हैं। तो सबसे नीचे आपकी जो कुंडलनी शक्ति है, ऐसे समझिए कि एक शिवलिंगम जिस प्रकार से होता है वैसे लिंगम इज़ देयर, and around it it's like a serpentine energy which you can also compare with the DNA helical structure. Why? क्योंकि जो ईड़ा और पिंगला से हमारी नाड़ियों से एयर फ्लो होता है वो एक्चुअली में स्ट्रेट ऐसे नहीं होता, इट्स लाइक DNA स्ट्रक्चर क्रॉस करते हुए जाता है। ठीक है, तो ईड़ा अगर लेफ्ट और राइट से चल रही है पिंगला तो वो पहले ऐसे क्रॉस करेंगी फिर वापस आएंगी, लाइक दैट ओवरलैप दे विल बी मूविंग। बीच में जो सटल एनर्जी चल रही है दैट इज़ योर सुषुम्ना।
सुषुम्ना में अगर आप ब्रीथ कर सकते हैं, यानी कि आपकी सेंट्रल नाड़ी, ठीक है, अगर उसमें आप ब्रीदिंग चल रही है आपकी, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति अपने आप राइज होना शुरू हो जाएगी। यदि आप कुंडलिनी को राइज करने के लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप कोई भी ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जिसमें आप बेहद फोकस हो पाते हैं, चाहे वो कर्म योग हो, भक्ति योग हो, किसी डेटी का जाप कर रहे हैं, या आप राजयोग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या आप ज्ञान योग कर रहे हैं, बहुत डीपली स्टडी कर रहे हैं, हर केस में आपकी कुंडलिनी जागृत जैसे होगी। कोई म्यूजिक बहुत डीपली सुन रहा है या फिर उसको हाँ। उस म्यूजिक में खो गया तो Yes. उसके थ्रू भी हो सकती है। यस, किसी भी चीज़ में जब आप फोकस होते हैं तो आप सुषुम्ना नाड़ी में आ गए। जैसे ही आप सुषुम्ना नाड़ी में आ गए, आपकी कुंडलिनी ने ऊपर की तरफ जागृत होना शुरू कर दिया। जैसे आप जो नाड़ियों की बात बता रही है, साइंस भी मानती है ऐसी नाड़ियाँ होती हैं बॉडी में, या फिर जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो वाली नाड़ियाँ हैं? देखिए, 72,000 नाड़ियाँ जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में व्याख्या की गई है, तो साइंस के हिसाब से नर्व्स जो होती हैं हमारी, ठीक है, नर्व्स क्या करती हैं, क्या ब्लड फ्लो को लेकर के जाती हैं या कोई भी सिग्नल लेकर जाती हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे नर्व्स लेकर के जाती हैं और वेन्स ब्लड लेके जाती हैं, ठीक है। तो जो नर्व्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स लेके जाती हैं उनसे भी पतली होती हैं, मतलब एक बाल में 10 अगर हिस्से करें तो उतनी पतली होती हैं नाड़ियाँ। और नाड़ियाँ क्या लेकर के जाती हैं, प्राण शक्ति, प्राणा, ठीक है। तो प्राणा इज द साइंस, इसके 5 तरीके बताए गए जिस प्रकार से हमारे भीतर वायु फ्लो करती है, ठीक है। तो जस्ट लाइक इफ़ यू डाइसेक्ट अ फ्लावर, आपको डाइसेक्ट करने के बाद में वो एहसास नहीं पता चल सकता जो कि आपको एक फ्लावर को सूंघने पे होता है, राइट, है ना। उसी तरीके से जब आप डाइसेक्ट करेंगे शरीर को, तो आपको सटल भाव की जो ये नाड़ियाँ थी ये दिखाई नहीं देंगी कि आप इन्हें अलग अलग बिछा करके रख दें। पर यदि आप ध्यान में जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति जो है वो सब वही एक चीज़ को महसूस करेंगे, बिकॉज इट कैन बी टैप्ड ओनली थ्रू समथिंग विच इज़ बियॉन्ड योर 5 सेंसेस। एंड वाई शास्त्र ने इसको लिखा हुआ है और ये एविडेंट है, क्योंकि हर किसी ने ध्यान में जो अवस्था प्राप्त करी है उन सभी ने यही महसूस करा है और इसको इस्तेमाल भी करा है, इसको मॉड्यूलेट भी करा है। इसी वजह से उन वायु का प्रयोग करते हुए दे कैन एक्चुअली डू अ लॉट मैनी थिंग्स विच इज़ एविडेंट। ऐसा नहीं है कि ये आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। कई सारे ऐसे जो चमत्कारिक चीज़ें हो रही हैं वो आपको दिखाई भी देंगी। दे कैन मेक यू लाइक एक्चुअली सी एंड ऑब्जर्व, लाइक शक्तिपात इज़ वन ऑफ देम, कि उसमें आपको इमीडिएटली आपका कुंडलिनी एनर्जी महसूस करा देते हैं कि हाँ देखो ये एक है बार आपकी जब energy। शक्तिपात बता दिए होता क्या है, जिसको नहीं पता एक बार। ओके, तो शक्तिपात इज़ वन ऑफ द मेथड, बहुत पुराना एंशिएंट मेथड है जिसके माध्यम से कुंडलिनी को जागृत करा जाता है। कई प्रकार से हो सकता है शक्तिपात। शक्तिपात का मतलब है एक व्यक्ति के भीतर शक्ति है, आपके भीतर भी वही शक्ति है। तो जिसकी शक्ति ऑलरेडी जागृत है तो मतलब वो फ्लो में है, इट इज़ फोकस्ड एंड इट इज़ इन कंट्रोल। जिसकी अभी जागृत नहीं है वो स्कैटर्ड है एंड इट इज़ नॉट इन कंट्रोल। तो जिसकी फोकस्ड है वो यदि चाहे तो दूसरे की एनर्जी को फोकस कर सकता है, बिकॉज इट इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ़ यू कंप्लीट द सर्किट, है ना, देन दैट पर्सन विल ऑल्सो फील द सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड यू कैन एक्चुअली मॉड्यूलेट कि कितना वॉट का एनर्जी सामने वाले को वो ले पाएगा, उसको देना है। तो इसके तरीके क्या हैं, दृष्टिपात भी होता है कि जस्ट आपके अंदर इंटेंशन है कि सामने वाले की कुंडलिनी जागृत हो जाए और आपने उनको उस दृष्टि से देखा, उस इंटेंशन से देखा, और दूसरा वाला भी रिसीविंग एंड पर तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपका ही इसमें लगेगा, दूसरे का भी एनर्जी रिसेप्टिविटी होनी चाहिए, आपकी ऑरा मैच होनी चाहिए एक दूसरे से। दूसरा तरीका होता है मंत्र के माध्यम से, कि आपके कान में गुरु ने एक मंत्र बोला कि इसे बोलना शुरू करो, और उसके साथ में जैसे वो टाइम बॉम्ब होता है ना कि इतने समय बाद फटेगा, वैसे वो मंत्र का होता है कि इतनी बारी बोलोगे तो वो जागृत हो जाएगा, उसके बाद वो आपकी शक्ति को भी जागृत कर देगा, ठीक है। एक होता है आपके टच के माध्यम से। तो टच के माध्यम में यू कैन टच इधर द मूलाधार चक्रा, आप अनाहत को भी टच कर सकते हैं। जो जैसा गुरु होता है वो अपना डिसाइड करता है मुझे कहाँ से जागृति करनी है। जैसे जनरली लोग यहाँ फोरहेड पे टच हाँ, करते हैं। ये सबसे इजी मेथड होता है कि आप, और सबसे ज़्यादा इंटेंस मेथड होता है क्योंकि इसमें आपको इमीडिएटली वो महसूस हो जाएगा, ठीक है। तो आप
फिर फोरहेड के बीच में टच करते हैं जहाँ पर हमारा पीनियल ग्लैंड होता है. तो फॉर अराउंड 30 सेकेंड्स तक दैट इज़ प्रेस्ड. एंड बिफोर यू डू इट, जो कर रहे हैं उनके हाथों में वो एनर्जी, सहस्त्रार चक्र ओपन होने चाहिए और हाथों में एनर्जी होनी चाहिए. देन दे विल टच द फोरहेड और वो एनर्जीज एकदम से अपलिफ्ट होएगी. जैसे ही वो अपलिफ्ट होती है तो एक बार सारे चक्रों के अंदर एक तेज़ी से करंट जाता है. तो जो ब्लॉकेज था उससे होकर के गुजर गया वो. ठीक है, तो एकदम से आपको लगता है वो अपसर्ज ऑफ एनर्जी एंड समथिंग स्टार्ट्स टू हील, जो कि आपको इमिडिएटली समझ भी नहीं आया होता है. बट आपको कुछ वक्त लगता है धीरे धीरे करके कि क्या हो गया मेरे साथ उस एक क्षण में. यदि किसी की बॉडी बहुत ही हल्की है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, या बहुत ट्रॉमा है शरीर के अंदर, बहुत ट्रॉमा है और बचपन में कोई ऐसा चीज़ हो गया या समथिंग, तो उस वक्त बॉडी ले नहीं पाती. ठीक है, तो कई बार वो बॉडी बहुत अलग से रिएक्शंस दिखते हैं. तो इनवॉलंटरी मूवमेंट इन द बॉडी, इट इज़ विटनेस्ड व्हेन द शक्ति पाथ इज़ डन. दूसरा एक चीज़ क्या हो सकती है, क्योंकि आपने कभी भी अपने आप को इतना फोकस्ड और वायु का संचार इस तरीके से फ्लो देखा ही नहीं है. तो जब वो पहली बार आपके साथ होता है, ठीक है, तो आपके भीतर एकदम शांति और धड़कनें बिल्कुल तेज. ठीक है, जनरली व्हेन यू वॉक और यू रन तो आपकी धड़कनें भी तेज होती हैं, पल्स भी एक साथ तेज होती है. योगियों का ऐसा नहीं होता. ठीक है, उनकी धड़कनें तेज होने के बाद में भी दे कैन एक्चुअली कीप देयर ब्रेथ वेरी काम एंड लॉन्ग. इसीलिए ये शेरपा वगैरह इतना लंबा चल पाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस हो चुकी होती है ना. वो हाफेंगे नहीं. धड़कनें तो सबकी तेज होंगी क्योंकि ब्लड तो पंप करना पड़ेगा, ऑक्सीजन कम हो गई है तो. बाकी लोग हाफेंगे, वो हाफेंगे नहीं, क्योंकि उनको वो ब्रेथ टेक्निक आती है. ठीक है, तो कुंडलिनी जागरण का मतलब है अब ब्रेथ टेक्निक आपको स्वयं शक्ति सिखाएंगी. ठीक है, अपने आप वो मॉड्यूलेट कर देंगी आपकी ब्रेथ. तो आपकी ब्रेथ बहुत धीमी और आपकी धड़कनें बिल्कुल तेज, और आपका दिमाग ऐसा महसूस करता है कि अचानक से सारे सिनेप्टिक न्यूरॉन्स जो थे वो एक्टिवेट हो गए हैं और एक करंट आपके दिमाग के अंदर दौड़ रहा है. सडनली ऑल द मेमोरीज आर गेटिंग टैप्ड एंड येट यू आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इनटू इट. आप इस बार उस पूरे प्रोसेस को देख पा रहे हैं. जनरली क्या होता है, आप कोई इमोशन, कोई मेमोरी आती है, आप उसमें चले जाते हैं. पर यदि आप कुंडलिनी के माध्यम से उसमें गए हैं तो आप उसे देख रहे हैं. लाइक आपको फील नहीं होगा, बट आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं. हाँ. और उसके बाद फिर उसी वजह से इंसान रोने लगता है. यस, पर इस बार आप उससे दूर से देख रहे हैं तो आपको लगता है कि लाइक अभी मैं इससे पृथक हो गया, अब ये मेरे साथ नहीं हो रहा. अब ये हुआ था लेकिन इट्स नॉट मी एनी मोर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट. अब पहले जो शक्तिपात किए जाते थे वो बड़ी जिम्मेदारी से होते थे. स्टूडेंट जो है गुरु के साथ 13-14 साल से उनके इन्फ्लुएंस में है, उनकी जानकारी में है, और जब वो देख रहे हैं कि सब कुछ इसने कर लिया, पर एक थोड़ी सी, कई बार होता है ना, लोग बहुत मॉडेस्ट होते हैं, उनको लग रहा है कि अरे पता नहीं हम तैयार भी हैं कि नहीं. इस भाव की वजह से उनका जागृत नहीं हो पा रहा है. तब जाकर के गुरु उनका शक्तिपात कर दिया करते थे. ओके, ताकि उन्हें भी एक एहसास हो जाए कि अब जो जिस पाथ में वो अब सही जा रहे हैं, बस थोड़ी और हाँ, सहायता की जरूरत क्योंकि है. उसके बगैर वो समाधि को महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक आप कुंडलिनी जागृत नहीं होगी. हो सकता है आप ध्यान फिर भी कर पाएं, लेकिन आप समाधि नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे. इसलिए कुंडलिनी जागरण इज़ वन ऑफ द वेरी की फैक्टर जो कि होना ही है इस पाथ में. और यदि आप देवी साधना वगैरह में हैं तो अपने आप उसके माध्यम से भी आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और बड़ी शांति से होती है. ठीक है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग स्टाइल है. जैसे कि ओशो जी के उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ही आपको ये ऐसे दिखाई देगा कि इट्स लाइक अ वेरी बिग ऑफ अ एनर्जी रिचुअल, जिसमें सब के फोरहेड टच हो रहे हैं, बॉडी शेक हो रही है, सब रो रहे हैं. वहीं पर आप वेदांतिक आश्रम्स में चले जाइए, स्वामी विवेकानंद जी के, एकदम बोरिंग, और सबकी कुंडली जागरण है वहाँ पर भी. ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स आर देयर जिसमें कि आपको अभ्यास ज़्यादा सिखाया जा रहा है. अभ्यास अपने आप सटल तरीके से कुंडलिनी जागृत कर देगा. ठीक है, जानकारी के साथ. तो जिनकी कुंडलिनी जागृत है या जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एवोल्यूशन से गुजर रहे हैं, ठीक है, या तूरिया के रास्ते पर हैं, वो सब लोग बहुत ही साधारण से भी अत्यंत साधारण ही दिखाई देंगे आपको. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं लगेगा. जब तक आपके मन में ये भाव भी है कि मेरे को सुपर ह्यूमन बनना है, तब तक ये इंटेंशन ही गलत है. सुपर ह्यूमन बनना है, अमर हो जाना है. इतिहास देखिए, ये किन को चाहिए रहता था? जितने भी राक्षसों को, है ना.
और वो क्या करते थे, ईश्वर की तपस्या करेंगे कि मुझे शक्ति दे दीजिए, मुझे अमर कर दीजिए, तो उनको उसका मिल गई। नेगेटिव यूज करेंगे। हाँ, तो यही बात है। इसीलिए शक्ति कुंडलनी का जो एक कौन है, या फिर कई बार लोग कहते हैं ना कि खतरनाक है, मत करो, ये इसीलिए क्योंकि शक्ति इस कोई भी जागृत कर सकता है, ठीक है। वो नहीं जज करेगी कि मैं किसके हाथ में हूँ। शी विल बी लाइक गिविंग यू ऑल द पोटेंशियल दैट इज पॉसिबल। पर यदि आपके इंटेंशन सही नहीं है, अवेयरनेस नहीं जागृत हुई है, तो आप खुद का पतन कर लेंगे उसी शक्ति के माध्यम से, है ना। इट्स लाइक इफ यू गिव अ नाइफ टू अ चाइल्ड, दे विल एंड अप हर्टिंग देमसेल्फ। वहीं पर आप वो नाइफ किसी बड़े शेफ को देंगे तो दे विल क्रिएट अ डिश फॉर यू। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग। तो योग जो है वो आपको पहले तैयार करता है, और फिर इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के सानिध्य में ही करें, प्रॉपर तरीके से ही करें। यदि एक्सीडेंटल भी हो गया है तो आप किसी गुरु के पास जा कर के इसका समाधान करवाइए, सही रास्ते से इसको टैप करिए, यूज़ करिए एनर्जी को। यदि आप शक्तिपात से बहुत फैसिनेट हो रहे हैं, आजकल ऐसे शॉप्स भी खुल गए हैं, यहाँ कुंडलिनी जागरण कराया जाता है। यदि आप वहाँ जाते हैं तो भाई नो ऑफेंस टू एनीवन, बट फिर कुछ भी हो सकता है, बिकॉज आप खुद ही जुआ खेल रहे हैं। जिस केस में आपको तो ये नहीं बहुत पता। कॉमन हो गया, और ये फॉरेनर्स को ज़्यादातर अट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि उनको तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। उनको आते हैं, उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो करवा भी लेते हैं। इंडियंस भी हैं, ऐसे नहीं है। यंग जनरेशन जिनको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड नहीं होगा, तो क्या हुआ यंग जनरेशन में, उन्होंने कहा कि भाई हमें डराओ मत, है ना। और उनके पहले वालों के पास एक डर ही था क्योंकि जानकारी नहीं थी, है ना। एक जनरेशन पूरी ऐसी हुई जिन्होंने बहुत शांति से अपने बड़ों की बात सुनी और अपने छोटों को समझाने के लिए एक डर प्रोपोगेट किया, ठीक है, किसी भी चीज़ में मत ना। हाँ, और फिर उसके बाद वो वापस से वो जनरेशन लौट करके आई जो क्वेश्चन पूछती थी। पर क्या हमारे साहित्य में ऐसे लोग हुए नहीं जिन्होंने क्वेश्चन पूछे? बिल्कुल है। स्वामी विवेकानंद ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। ही आस्क्ड एवरी सिंगल पर्सन कि ये जो आप बड़ा भगवान का लेक्चर दे रहे हो, आपने देखा है? सबसे पूछते थे। जब तक स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको बोला नहीं कि हाँ मैंने देखा, मैं तुमको भी दिखा दूंगा, तब तक उन्होंने एक भी बात नहीं सुनी थी स्वामी जी की भी। तो हमारे यहाँ अगर स्कॉलर्स ना होते तो हमारा भी धर्म एक किताब के अंदर सिमट गया होता। हमारे यहाँ तो बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। पर क्या आप सिर्फ मेन्यू पढ़ के अपने आप को जानकार समझ लेना चाहते हैं, या फिर एक्चुअली में आप उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? तो सनातन धर्म में एवरीथिंग इज गिवन सो मच डेप्थ। सबसे पहले कुंडलिनी का वर्णन आपको मिलेगा वेदों में। एक भी सिंगल साहित्य की किताब नहीं है जिसमें कुंडलिनी का ज्ञान बताया नहीं गया है। रामायण में भी है। रामायण में जब श्री राम जी का वहाँ पर एजुकेशन चल रही थी तो उन्होंने एक दो क्वेश्चन उन्होंने और लक्ष्मण जी ने थोड़े डिफरेंट पूछे, जिसकी वजह से उनके गुरु इन दोनों को अलग ले जा करके कुछ अभ्यास कराया था, जिसके बारे में बोला गया है कि उसके बाद उनकी सर्पेंटाइन एनर्जी, कुंडलिनी एनर्जी जागृत हो गई थी। लव कुश के बारे में भी वर्णन किया गया है कि जब वो गुरु के साथ में रहते थे, अत्यंत बाल्यकाल अवस्था में जब उनको ये महाकाव्य गा करके सुनाना था, तो उसके पहले ऋषि ने उनको बैठा करके उनका कुंडलिनी जागरण करवाया था, शक्तिपात किया था। राजा जनक के बारे में कहा गया है कि ये जब जंगल में जा रहे थे, एंड ही वॉज इन अ वेरी कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन, घोड़े से उतर रहे हैं, एक पैर नीचे है, एक पैर अटका हुआ है। उस समय उनको अष्टावक्र जी ने उनकी तरफ दृष्टि शक्तिपात किया था और उसी समय उनका कुंडलिनी जागरण हो गया था। तो चाहे आप हमारे साहित्यों में रामायण महाभारत को ले लीजिए, या फिर आप वेदों को और उपनिषदों को ले लीजिए, हर जगह पर कुंडलिनी जागरण की व्याख्या की गई है। मैम, जैसे कुंडलिनी पर हमने काफ़ी बात करी, तो एक बार इसकी जर्नी के बारे में बताइए। जर्नी शुरू कैसे होती है और कौन कौन से चक्र होते हैं, उनकी क्या क्या एनर्जी है, और कौन उसका मास्टर होता है, कौन से गॉड से रिलेटेड होता है? तो कुंडलिनी शक्ति हमारे को जैसे हमारी माता पिता से उनका डीएनए और सब कुछ मिला है और वो हमारी पहचान है, उसी प्रकार से हमारी जो एक्चुअल पोटेंशियल है उसकी पहचान हमें माँ प्रकृति से जो मिला है वो है कुंडलिनी शक्ति।
तो कुंडलनी शक्ति हमारे भीतर, ऐसा मानते हैं कि मूलाधार चक्र में उसकी मेजॉरिटी पार्ट होता है। ऐसा नहीं कि बाकी जगह पर है नहीं, बाकी चक्रों में, पर 70% पार्ट जो है वो मूलाधार चक्र पे रहता है, शुप्त रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वही उसकी सेफ जगह भी है। अगर कोई चीज़ वैसी प्रकृति ने डिफ़ॉल्ट मोड में बनाई है तो ज़रूर उसके पीछे कोई रीज़न होगा, क्योंकि ये तुक्के से की गई चीज़ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित हमारी एनर्जी होती है कुंडलनी की मूलाधार चक्र में। जब मूलाधार चक्र से जागृत करके वो आगे बढ़ती है तब वो बाकी के चक्रों में जाते हैं। तो सबसे वाइब्रेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज फेमिनिन एनर्जी, फीमेल एनर्जी है, सबसे यंग फॉर्म है उसका मूलाधार चक्र पे। वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट होती है, कलर भी रेड है, सेंसेशंस भी सबसे ज़्यादा होते हैं, एक्सोथर्मिक सा रिएक्शन होता है। तो जब आपको मूलाधार बहुत अच्छे से महसूस होगा तो यू विल फील लॉट ऑफ हीट इन दैट एरिया एट द बेस ऑफ योर स्पाइन। मूलाधार चक्र का काम क्या होता है? फिजिकल लेवल पर आप जो कुछ भी कर सकते हैं इस जीवन काल में, एक्सपीरियंस या एक्सप्रेस, वो सब कुछ आपके मूलाधार चक्र से कवर हो जाता है, सिर्फ मूलाधार चक्र से, और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपका पूरा जीवन आप मूलाधार और स्वादिष्ठान पर निकाल सकते हैं। तो आपके मूलाधार चक्र पर 70% एनर्जी जो है कि वो शुप्त है, बाकी थोड़ी 30% एक्टिवेटेड एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है सारे चक्रों में। जब जर्नी यहाँ से आपने कुंडलनी को जागृत करना शुरू किया, कैसे जागृत होगी? जब आप सुषुम्ना नाड़ी में सांस लेंगे। सुषुम्ना नाड़ी में सांस कब आएगी आपकी? जब आपके भीतर गंभीरता होगी कि आपकी श्वास इतनी स्थिर हो सके। ठीक है, आपके भीतर कोई एड्रेनलिन रश नहीं चल रहा, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ एक क्षण के लिए आप बिल्कुल शांत अवस्था में पहुँचे, तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी। देन द कुंडलनी विल स्टार्ट मूविंग। वहीं से 4 अंगुल ऊपर या आपकी नाभि के ठीक पीछे स्थित है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र का काम क्या है? रिलेशनशिप्स, सेक्सुअलिटी, अबंडेंस, जॉय, ये सारा कुछ आपका स्वादिष्ठान चक्र से निर्धारित होता है। तो जब आपके भीतर की वो वाइब्रेंट एनर्जी जो कि अभी बहुत यंग अवस्था में थी, अब पहली बार वो थोड़ी वयस्क हुई और अब वो उस स्थिति में पहुंची हैं जहाँ पर वो नए संबंध बना रही हैं। ठीक है, इस समय पर जो स्वादिष्ठान है वो आपकी सेक्सुअल एनर्जी को भी डिनोट करता है। आज की डेट में बहुत सारे लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, या फिर सेक्सुअलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र पे एनर्जीज इम्बैलेंस है। किसी की अंडर सप्रेस्ड है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, किसी की ओवर एक्सप्रेसिव है कि एडिक्शंस में ही फंस जा रहे हैं, उसी के सिवा और किसी चीज़ में जा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिम्मेदारी के साथ और गुरु के सानिध्य में करें, क्योंकि सिर्फ चक्र को जागृत करना इज़ नॉट योर टारगेट, उसको बैलेंस रखना इज़ योर टारगेट। मान लीजिए कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब आप स्थिर ही नहीं रह पा रहे, तो वो भी आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। आपकी सेक्सुअल एनर्जी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि यू कैन थिंक नथिंग अदर देन सेक्सुअलिटी, वो भी आपके लिए बैलेंस्ड नहीं है। अबंडेंस भी यही लेकर के आता है। ठीक है, क्योंकि आपके भीतर जो शक्ति है कुछ क्रिएट करने की, अब वो चाहे नया बिजनेस क्रिएट करो, या अपने भीतर से कोई दूसरे संतान की उत्पत्ति कर दो, या फिर आप कुछ एक नया विचार क्रांति लेकर के आओ, ये सब जो आपके भीतर क्रिएशन की पावर है जो आपको ईश्वर ने दे रखी है कि आप अपने द्वारा भी कुछ नया बना पाओगे, उत्पत्ति कर पाओगे, वो सारी आपके स्वादिष्ठान चक्र पर है। तो जब कुंडलनी स्वादिष्ठान पे पहुंचेगी, उसको बैलेंस करते हुए, नर्चर करते हुए, देन इट विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ मणिपुर चक्र। तो जहाँ आपका डायफ्राम होता है चेस्ट के नीचे, डायफ्राम के ठीक बीचों बीच आपकी मणिपुर चक्र स्थित होता है। मणिपुर चक्र का कार्य है विल पावर देना आपको, आत्मशक्ति। तो विल पावर भी यदि आपकी ओवर एक्सप्रेसिव है तो आपके भीतर से सभी प्रकार के डर ही खत्म हो जाते हैं जो बेसिक होने चाहिए। जैसे आजकल ऐसे देखिए ना, बच्चे लोग रील बना रहे हैं ऐसे कहीं टावर पे ऐसा खड़े होकर के, है ना। तो आपके भीतर क्योंकि एक जो बेसिक सेंस ऑफ फियर होना चाहिए जस्ट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द लाइफ, वो भी ख़त्म हो जाता है। अगर अंडर है तो आपको एक छोटी सी छलांग लगाने में भी डर लगता है कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। तो ये जब बैलेंस स्टेट में होती है आपका मणिपुर चक्र, तो आपको उतनी विल पावर मिलती है कि वो सब जो आपको इस जीवन कार्य में करना है वो सब आप कर पाएंगे। एवरीथिंग विल बी परफॉर्म्ड वेल।
ठीक है, तो जब आपकी कुंडलिनी शक्ति मणिपुर चक्र तक आ जाती है, अब पहली बार जब इसने एक अपनी वाइब्रेंसी भी दिखा दी है, आपको अबंडेंस भी दे दी है, अब शी इज़ नाउ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कितना हमें हिम्मत करनी है। तो ये अब धीरे धीरे करके वो भी ग्रो कर रही है ना, तो एज वाइज ऑल्सो दैट विजडम इज कमिंग विद इन हर। नाउ आफ्टर दिस व्हेन शी ग्रोज एंड गेट्स इनटू द अनाहत चक्र, द सेंटर ऑफ योर चेस्ट, तो जो ये प्रेम का प्रतीक हमारा दिल माना जाता है, तो वैसे तो दिल नहीं होता है, दिल तो थोड़ा सा लेफ्ट में होता है और उसका काम तो ब्लड को पंप करना होता है, लेकिन एक्चुअली में जो आपके इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो हृदय चक्र होता है, यानी आपका अनाहत चक्र। सो इट विल मेक यू एक्सपीरियंस द प्योर फॉर्म ऑफ लव, बिकॉज एक बार आप जिम्मेदारी का भी एहसास आपने कर लिया, फिर भी आप महाचेतना के लिए, संपूर्ण जागृति के लिए तब तक तैयार नहीं है जब तक आपके अंदर वो स्वीटनेस ऑफ इमोशन नहीं है, ठीक है, वरना आपके अंदर इंक्लूसिविटी नहीं आएगी। आप अनेकता से एकता की तरफ, वननेस की तरफ तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आप प्रेम न कर सकें, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट दैट प्रेम की जो आजकल जिसे आप कहेंगे प्रेम, दिस इज़ नॉट प्यार एंड प्रेम वाला, थोड़ा सा डिफरेंस है। अनाहत चक्र में यदि आपके कोई आ गया तो वो व्यक्ति वहाँ से कभी नहीं निकल सकता, वो व्यक्ति, वो घटना, वो चीज़ कभी नहीं निकल सकती, दे आर ऑलवेज देयर। आपके पास लाइव एग्जाम्पल है, कई बार यदि कोई व्यक्ति जिनसे आपको अत्यंत प्रेम है वो अब इस दुनिया में भी नहीं है, पर आपके भीतर है, राइट, याद तो बनी रहती है, तो आपके भीतर से तो नहीं निकल सकता कोई, जो आपके भीतर चला गया वो आपके भीतर से कभी नहीं निकल सकता, और जो आपके भीतर गया ही नहीं उसको आप ज़बरदस्ती डाल नहीं सकते। तो ये जो अनाहत चक्र की जागृति होती है ये आपको बहुत विस्तार और एक्सपेंशन देती है। तो ये आदि शक्ति का मेन केंद्र माना जाता है अनाहत चक्र। ये बहुत ही ऑकल्ट पावर से भरा हुआ है, एंड ये इसके अंदर इतनी प्रतिभा है अनाहत चक्र के अंदर कि आपके सारे पूर्ण जो आपके पूर्व कर्मास थे उससे आपको एक क्षण में मुक्ति दिला सकता है। जिसे बोलते हैं ना कि मान लीजिए कि आपने किसी के प्रति बहुत गलती करी थी और अचानक से आपको इतना प्रेम आ गया उनके ऊपर कि यू आर नाउ सरेंडर्ड, यू डोंट हैव टू किल योर सेल्फ टू सरेंडर, है ना, you have surrendered, you are living, you are in front of them and you have surrendered everything to them. That very moment, वो एहसास आपके भीतर से पुराने सभी कर्मों को उसी क्षण साफ कर देता है। तो जैसे जो काला जादू करते हैं वो क्या अनाहत चक्र को कंट्रोल कर लेते हैं? काला जादू ऑकल्ट में जो भी है, मैं काला जादू नहीं कहना चाहूँगी इसको, ऑकल्ट की जो भी प्रतिभाएं हैं जिसमें कि आप अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं, वो सारी विधियां आप कर ही नहीं सकते यदि आपके अनाहत चक्र, एटलीस्ट आप अनाहत तक होने चाहिए, भले ही आप अग्ना तक ना पहुँचे हो आपकी कुंडलनी, पर अनाहत आपका जागृत होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको अपना एक डेटी बनाना पड़ता है, अपना एक देवता बनाना पड़ता है। ये पूरी की पूरी साइंस ही अनाहता की है। अनाहता के माध्यम से आप अपने डेटी बना सकते हैं। दिस इज़ वेरी एंशिएंट मेथड ऑफ क्रिएटिंग योर ओन डेटी। जैसे जो अघोरी होते हैं, फिर जो चीज काला जादू करने वाले होते हैं, उन्होंने अपना अनाहत चक्र जागृत कर लिया होता है, तब वो कर पा रहे होते हैं। Yes. तो अगर वो सामने वाले पे कर रहे हैं तो उसके अनाहत चक्र को कंट्रोल करेंगे वो, ताकि पूरा इंसान कंट्रोल आ जाए। नहीं, अगर आपका अनाहत चक्र जागृत है और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दूसरे के किसी भी चक्र को या दूसरे पूरे व्यक्ति को अपने अनाहत चक्र के माध्यम से होल्ड कर सकते हैं। इन जनरल भी देखिए, हम क्यों इतना अघोरीज के उसमें जाएं, इन जनरल कॉन्टेक्स्ट यदि किसी व्यक्ति का अनाहत चक्र जागृत है तो उस व्यक्ति के पास यदि आप जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो बिकॉज दे आर स्पीकिंग फ्रॉम देयर हार्ट एक्चुअली, एंड एनर्जी ऑल्सो इज कमिंग फ्रॉम द अनाहता, आप नहीं चाहते हुए भी आप एक उनके प्रेम के बंधन में बंध से जाएंगे। आप भूल नहीं सकते ऐसे व्यक्ति को, यदि आप उनसे मिले हैं, उनके साथ कुछ समय बिताया है, उनकी कई बातें आपको एक्चुअली में आपके साथ रुक जाती हैं जी, है ना, तो दे स्टे विद यू, यू काइंड ऑफ फील दैट कनेक्शन ऑफ लव। आप अचानक से आपको लगता है आप अपने सारे दिल की बातें उन्हें कह दो, एक अलग सा विश्वास आपको उनके लिए महसूस हो जाता है। आपने जो किसी से नहीं कहा होगा, अचानक से आप बड़े आराम से उनके सामने एक्सप्रेस कर जाते हैं। तो जैसे ही किसी का अनाहत जागृत है, आप उनके ऑरा में ही वो चीज़ आ जाती है कि एवरीवन, वो आपको किसी को वशीकरण करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली में, है ना,
बिकॉज वो खुद ही आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, बल्कि आपको हमें रोकना पड़ता है कि नहीं इतना भी ज़्यादा नहीं हो। तो ऐसे में योगीज कई बार बीच में कट ऑफ कर लेते हैं या बहुत नज़दीक नहीं जाते, नहीं तो लोग उनके ऊपर बहुत आश्रित हो जाएंगे और फिर आप उतने अवेलेबल नहीं रहेंगे तो उनको तकलीफ होगी। इसलिए वो थोड़ी सी खुद ही एक भाव, एक डिस्टेंस बना करके रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अनाहता ऐसा है, वो कर देगा ऐसा काम सामने वाले के साथ। फिर अनाहता के ऊपर जब हम विशुद्धि चक्र पर आते हैं, यानी कि थ्रोट चक्रा, तो थ्रोट चक्रा का काम होता है फिल्टर एनर्जी को फिल्टर करना। ठीक है, तो जब आपके हृदय चक्र तक, नाउ द कुंडलिनी शक्ति हैज़ फाउंड हर मोस्ट वाइब्रेंट फॉर्म। ठीक है, अभी वो पूरी तरीके से एक बेहद खूबसूरत रूप ले चुकी हैं। शी इज़ अ संपूर्ण नारी, सारा विकास उनका हो गया। बट एक नारी सबसे खूबसूरत कब होती है? जब उसके भीतर मर्यादा हो, है ना? तो नाउ द विशुद्धि चक्र इज अबाउट द मर्यादा, अबाउट द फिल्टरेशन ऑफ एनर्जी, कि आपको जो चाहिए वो ही अवेलेबल कराया जाए। ये नहीं कि आपको तलवार चाहिए तो सुई मिले और सुई चाहिए तो तलवार चाहिए। जितनी एनर्जी फिल्टर के हिसाब से जितनी बाहर निकलनी चाहिए, एक्सप्रेशन वाइज भी और एक्सपीरियंस वाइज भी। क्या होता है कई बार अगर आपका विशुद्धि कमज़ोर है तो आप हर चीज़ ही आपको चिपकती है, हर बात ही आपको बुरी लगेगी, हर चीज़ का इम्पैक्ट आपके ऊपर होएगा। और आपको बोलना था कुछ, आपका भाव अनाहत चक्र ने एकदम से बहुत सारा दिया भाव आपको और आप बोल कुछ और गए, है ना? क्योंकि अनाहत इज अबाउट इमोशन, नाउ यू विल एक्सप्रेस एवरी इमोशन। बट विशुद्धि इसलिए लगाया गया ऊपर ताकि वो एक फिल्टर लगाएगा कि फिल्टर के थ्रू जाए, है ना? जितने इमोशन की जरूरत है केवल उतना एक्सप्रेस करें आप। यस, ऐसा नहीं कि प्रेम हो और चाहे नफरत हो और चाहे क्रोध हो, वो अगर फुल्ली एक्सप्रेस हो गया या फुल्ली एक्सपीरियंस हो गया तो वो आपके बैलेंस को बिगाड़ेगा। तो विशुद्धि चक्र पर जो है कुंडलिनी शक्ति जब विशुद्धि चक्र से होकर के जाती है तो वहाँ पर उसको मर्यादित किया जाता है। इसके बाद जाती हैं वो अग्नि चक्र पे। अग्नि चक्र से अब शिव जी की प्रेजेंस आई है। ठीक है, यहाँ से जो आपकी जो थर्ड नेत्र है, दिस इज द नेत्र फ्रॉम वेयर द शक्ति एंड शिवा आर वॉचिंग थ्रू यू। जब थर्ड नेत्र पर वो पहुँचती हैं, अब उनकी चैतन्य पहली बार वो अब जाके शिवा से मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारे विलक्षणों से हो करके अब जा करके वो समय आया जब उनका शिवा के साथ दर्शन होगा, जब वो अर्धनारीश्वर अवतार में दोनों एक साथ मौजूद हैं। तो अग्नि चक्र आपको अब त्रिकालदर्शी बनाएगा। अब आपको वो चीज़ें दिखाई देनी शुरू होंगी जो कि आपको नॉर्मल तरीके से नहीं दिखाई देती थी, है ना? आपने जितना पढ़ा आपको उतना समझ में आया, पर वही शब्द, वही चेहरा अब अपने बारे में कुछ और कह देगा जो कि सामने वाला कह नहीं रहा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो कि आप दे नहीं सकते, कोई ले नहीं सकता, पर फिर भी वो चली जाती हैं, वो ट्रांजिशन हो जाता है। दिस ट्रांजिशन यू आर एबल टू सी, यू आर एबल टू सी थ्रू योर आइज ऑफ विजडम। यहाँ से जब सहस्रार चक्र पर दोनों एनर्जीज पहुँचती हैं, तो सहस्रार चक्र इज़ नॉट इन योर बॉडी, तो आपके सर के जो सेंटर है उससे 4 अंगुल ऊपर माना जाता है। ठीक है, तो इट्स लाइक द सहस्त्र दल कमल, 1000 पेटल्ड लोटस। जब वहाँ पर एनर्जी पहुँचती है तो धीरे धीरे करके अब एक एक कमल की एक एक पंखुड़ी खुलेगी। एक एक पंखुड़ी खुलने का मतलब है आपको एक एक सिद्धि प्राप्त होती जाएगी। और यहाँ पर अब शक्ति शिवा एक हो चुके हैं टू द लेवल कि दे कैन नॉट बी इवन डिस्क्रिमिनेटेड एज अर्धनारीश्वर, की आधा शरीर भी आपको दिखाई दे, दे आर जस्ट वन, क्योंकि शक्ति चैतन्य हो गई। मतलब मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी एक हो गई अब यहाँ पे। हाँ, अब दे आर नॉट इवन, अगर जो आप बता रहे थे कि अलग अलग लोकाज होते हैं या मैस्कुलिन और फेमिनिन से शास्त्रों में जो डिनोट किया गया है, सहस्रार चक्र पे कोई मैस्कुलिन फेमिनिन नहीं, इट्स जस्ट वन एनर्जी, दी ओमकार। एंड वंस दैट एनर्जी इज रीचिंग हियर एट सहस्रार चक्र, फिर एक उछाल लेते हुए फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड, ब्रह्मरंध्र को ओपन करते हुए, इट हैज़ टू ड्रॉप इन योर नेवल, creating the anahad naad. If this whole thing happens, that is called कुंडलिनी जागरण। अगर इतना भी हुआ कि यहाँ तक आया, अनाहता तक वापस चला गया, नॉट कुंडलिनी जागरण। सहस्रार तक भी चली गई एनर्जी, किसी ने शक्तिपात किया, आपको महसूस हुआ, पर वापस से वो साइकिल कंप्लीट करके ब्रह्मरंध्र को ओपन करके आपके नाभि में नहीं गिरी है, तो जागरण नहीं हुआ।
जागरण तब होगा जब ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करके वापस से लौट कर आएगी ना। अब ये रास्ता खुल गया। अब कुंडली जागरण होने के बाद जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे, पहले 2 मिनट के अंदर ये साइकिल शुरू हो जाएगा। अब आप ध्यान कोई सा भी करिए, कुंडलिनी इज सपोज टू हैपन। ओके, एक बार जागरण होगी तो बनी रहेगी जागरण। हाँ। फिर ये नहीं होता कि वो वापस एनर्जी चली जाए। नहीं, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो सीधा आपकी कुंडलिनी उसी फ्लो में चलने लग जाएगी, सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप ध्यान करने बैठे हैं, आपकी कुंडलिनी चलने लग जाएगी, सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाएगी। ये पहला स्टेप ही अपने आप हो जाएगा। अब क्योंकि ये स्टेप होगा, इस वजह से अब आप समाधि की स्थिति में जा पाएंगे। तो अगर कुंडली जागरण के बाद क्या डिटैचमेंट आ जाती है? फेक अटैचमेंट खत्म हो जाती है। ओके, डिटैचमेंट नहीं आती, मोह माया में फंसे रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम अपने आप को अलग करके देखने लगते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। समटाइम्स पीपल से कैन वी लव विदाउट अटैचमेंट? इट इज़ लाइक यू आर सेइंग कैन आई स्विम विदाउट गेटिंग वेट? क्या मैं बिना गीला हुए तैर सकता हूँ? तो नहीं तैर सकते आप, यही सत्य है। पर जब आप इसी गहराई में और भीतर जाते हैं तो आपको ये समझ आता है कि अटैचमेंट सिर्फ एक स्तर था प्रेम का। वो प्रेम की मंजिल नहीं थी, वो उसका एक स्तर था, एक लेवल था, और प्रेम उसके भी बियॉन्ड है। कुंडली के केस में भी यही होता है कि आपको जो अटैचमेंट है वो दिखाई देता है कि अटैचमेंट भी उसका एक लेवल है, पर ऐसा नहीं कि अटैचमेंट इज एवरीथिंग, एंड दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट, बिकॉज नाउ यू आर नॉट अटैच्ड टू द अटैचमेंट। तो मैम, जैसे अगर कोई की कुंडली जागरण ऑलरेडी हो चुकी है, ये उसे कैसे पता चलेगा? जिसकी हुई है उसको कैसे पता हाँ। चलेगा? इसके लिए मेरी क्लास में अगर कोई पूछता है तो मैं उनको अक्सर बोलती हूँ कि मेरी माताजी एक बात कहती थी कि एक बार एक गांव में पहले ये प्रचलन था ना कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी तो लास्ट के मंथ्स में अपने मायके चले जाती जी थी। जी। तो एक लड़की अपनी माता जी के यहाँ गई हुई थी, तो उन्होंने कहा मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो मैं सोने जा रही हूँ, अगर मुझे दर्द होगा तो मुझे बता देना। तो उनकी मम्मी कहती है तुम बताओ कि चिल्ला चिल्ला के सबको। ठीक है, कुंडली जागरण भी ऐसे ही होता है, जिसका होगा उसको तो बहुत अच्छे से पता चलेगा। इट्स नॉट जस्ट अ प्रोसेस विच विल सडनली हैपन एंड नेक्स्ट डे समवन इज टेलिंग यू कि तुम्हें देखकर आई कैन से कि तुम्हारा कुंडली जागरण हो गया। हालांकि ऐसे भी अभी मेरे को रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स आए, उन्होंने कहीं पे कोई गुरु बनाया, विद नो ऑफेंस, वो कह रहे हैं मुझे आकर के कि हमारे गुरु ने बताया कि हमारा कुंडली जागरण हो गया है, अब आप हमें मेडिटेशन सिखा दीजिए। मैंने कहा वाह अद्भुत। तो कुंडली जागरण यदि आपका होगा तो आपको पता चलेगा, एंड इट इज़ अ वेरी एविडेंट प्रोसेस। एक्सीडेंटल होता है तो आपको नहीं पता चलेगा, बस आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे, समथिंग हैज़ नाउ डिसओरिएंटेड इटसेल्फ एंड यू विल सीक हेल्प कि कोई मुझे अभी एक्सप्लेन करे कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। एक नॉर्मल व्यक्ति जिसने अच्छे सेफ मेथड से या फिर ईश्वर प्रकृति के माध्यम से उनका कुंडली जागरण हुआ है, तो उनका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता सकती हूँ। तो देयर वुड बी ईदर दैट इज़ योर सिलेक्शन कि आपने डिसाइड किया कि मुझे कुंडली योग करना है, आपने एक गुरु का चुनाव किया, आप उनके पास गए और उन्होंने आपको कुंडली योग सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे करके आपका शरीर मस्तिष्क वो तैयार करेंगे, आपको अष्टांग योग सूत्र फॉलो करवाएंगे, फिर आपको कुंडलिनी योग करवाएंगे। कुंडलिनी योग करने के पहले ही दिन से आपको अपनी स्पाइन के अंदर एनर्जी का फ्लो कैसे होता है ये महसूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा, पता चलेगा कि हाँ अभी जब मैं ब्रीद इन कर रहा हूँ तो एनर्जी राइज कर रही है, ब्रीद आउट कर रहा हूँ तो एनर्जी वापस नीचे जा रही है। ये फ्लो पूरा आपको एकदम साक्षात महसूस होगा कि आपको पता चल रहा है आप बैठे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको चक्रास भी महसूस होना शुरू होंगे कि आप जैसे मूलाधार चक्र पर ध्यान दे रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि मूलाधार चक्र है किस डायरेक्शन में घूम रहा है, गर्म एनर्जी का संचारित कर रहा है या ठंडी एनर्जी निकाल रहा है। ठीक है, तेज़ी से घूम रहा है या धीमे धीमे घूम रहा है। यदि आपका कुछ अटका है वहाँ पर तो आपको पेन होगा उस जगह पर। जैसे मान लीजिए किसी को अनाहत चक्र में पेन, जब वो ध्यान में जाते हैं अनाहत चक्र तक आ करके उसके बाद उनको पेन होने लग जाता है उसी जगह पर जहाँ पर अनाहत चक्र है, तो मतलब कोई ट्रॉमा है, अनहील्ड है। ठीक है, तो कुंडलिनी उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है। तो उस दर्द से घबराना नहीं है। घबराना कब है? जब लेफ्ट या राइट में जा रहा है वो पेन, तो घबराना है, गुरु को बताना है तो वो सही करेंगे।
अगर सीधे जा रहा है, एक ही पॉइंट पे दर्द हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है, दर्द को बर्दाश्त करिए, वो पास करेगा, क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से हर चक्र आपको महसूस होगा। अगर आप कुंडलिनी योग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान करते हैं, तो कई बार लोगों को सीधा अग्ना चक्र महसूस होता है कि यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर ध्यान लग रहा है, यहाँ पर सीधे महसूस होता है और कोई चक्र नहीं होता। पर कुंडलिनी योग का प्रिंसिपल ही यही है कि आपको सारे चक्र महसूस होने चाहिए, बिना उसके आप बाईपास करके नहीं जाएंगे। आपको सारे चक्र महसूस होने चाहिए। सारे चक्र महसूस होते हैं, उन सबकी जागृति होती है। और फिर यदि आप ध्यान कंटिन्यू रखते हैं तो आप समाधि भी एक्सपीरियंस करते हैं विद इन दैट प्रोसेस। समाधि का मीनिंग क्या है आपके लिए? मेरे लिए कोई ऐसा पर्सनल मीनिंग नहीं है, समाधि का एक ही मीनिंग है। धारणा का मतलब है गाइडेड मेडिटेशन, वेयर यू हैव अ ऑब्जेक्ट टू फोकस अपॉन। जैसे आप किसी डेटी पर या अपनी श्वास पर या किसी ध्वनि पर जब किसी चीज़ पर ध्यान करते हैं, वह धारणा। जब आपका वो जिस चीज़ पर आप ध्यान कर रहे थे वो हट गया, ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, क्या बचा? ध्यान करने वाला बचा है और ध्यान बचा है। जब ये दो चीज़ें बचती हैं तो ये क्या है? देन इट इज़ ध्यान। जब ध्यान करने वाला भी चला गया, अब आपका ये बोध खत्म हो गया कि मैं ध्यान कर रहा था। जब आपका ध्यान लगने लगेगा तभी भी आपको लग रहा होगा कि अच्छा आप देखो मेरा आज ध्यान लग गया, तो मेरा अभी बचा है। आपको पता है आपका ध्यान लग रहा है। जब आप भी खत्म हो गए, अब सिर्फ ध्यान बचा, ये चेतना खत्म हो चुकी कौन ध्यान कर रहा था, तब वो है सविकल्प समाधि। मतलब आप जो हैं आप फील नहीं कर पा रहे कि आप प्रेजेंट है, आप बस देख रहे हैं कि यस, कुछ अंदर जैसे हो रहा है आपके बस। साथ होता है ना कई बार, व्हेन यू आर पेंटिंग एंड यू आर सो मच इनटू इट दैट हु इज पेंटिंग इज गॉन, ओनली द पेंटिंग रिमेन्स, है ना। वैसे जब आप ध्यान में इतनी गहराई में चले गए कि आप ध्यान ही बचा, आप भी खत्म हो गए, तो है वो सविकल्प समाधि। जैसे ही आप सविकल्प समाधि में जाएंगे, आपके सारे पूर्व जन्म आपके सामने साक्षात आ जाएंगे, क्योंकि अब आप बाहर बैठ के देख रहे हैं। अब आप इस केंद्र से निकल आए, आपकी एनर्जी को आपने इतना राइज कर लिया कि आप उस लूप से बाहर आ गए। जैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना थ्रेशोल्ड क्रॉस करके, वैसे आप बाहर से अब इस एनर्जी फील्ड को देख रहे हैं। तब आपको अपने सारे पूर्व जन्म दिख जाएंगे, सब कुछ दिख जाएगा। When you cross that level also, then you go into the निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि इज द स्टेट वेयर जो आपको पूर्व जन्म और ये सब दिख रहे थे, वो भी तो किसी कारण शरीर से जुड़े थे, उसमें भी तो कुछ कर्म होता दिख रहा था, कोई एलिमेंट था, है ना। अब वो भी खत्म हो गया। नाउ यू आर इन दिस स्पेस एंड यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट वेदर यू आर इन दिस स्पेस और यू आर दिस स्पेस। दैट इज द निर्विकल्प समाधि। इसी में बोलते हैं कि एस्ट्रल ट्रेवल हो जाता है। एस्ट्रल ट्रैवल हो जाता है। एस्ट्रल ट्रैवल एक तरीका है, एक विधि है जिसमें आप एस्ट्रल प्लेन पे ट्रैवल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इसके लिए कुंडलिनी जागरण होना। इट्स अ वेरी बेसिक प्रोसेस, एनीवन कैन डू। और जैसे मैं मेडिटेशन करना अगर कोई पहली बार कर रहा होता है, या जनरली बताया जाता है कि अगर किसी को कहीं पे फोकस नहीं करना तो पहले तो बोलते हैं ब्रीथिंग पे फोकस करो, या यहाँ फोरहेड के सेंटर पे फोकस करो। तो जब कोई ऐसा करने लगता है तो उसे कुछ हीट महसूस होती है यहाँ फोरहेड के सेंटर में, जैसे कोई दिया से जल रहा हो बोलते हैं। तो क्या ये एक चक्र है वो एक्टिवेट हो रहा है? शुरुआत में अगर आप एकदम शुरू में कर रहे हैं और अपनी श्वास पर फोकस कर रहे हैं, तो आपकी जब उड़ान वायु चलती है तो आपको यहाँ पर एक हल्की सी वार्मथ महसूस होती है। सिंपल, क्योंकि आपकी उड़ान वायु, आप आंखें खोल करके भी उड़ान वायु महसूस करेंगे तो भी आपको यहाँ पर वार्मथ महसूस होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आंसर ये होगा इसका कि ज़रूरी नहीं है कि ये जागृत हो रहा हो अग्ना चक्र का, आप अग्ना चक्र को महसूस कर रहे हैं, दैट्स इट। और जैसे मैम बोलते हैं कि कोई भी डिसीजन लेना है तो पहले चेक करो आपकी सांस कौन सी नाक से आ रही है। जैसे कोई एक नाक से आ रही हो तो पर्टिकुलर वो डिसीजन सही रहेगा। तो ये क्या होता है, वो कैसे पता अगर आपकी राइट डोमिनेटेड चल रही है ना, पिंगला नाड़ी चल रही है, तो आप उस समय खाना बढ़िया पचा पाएंगे, तो आपको उस समय भोजन करना चाहिए। यदि आपका पिंगला नहीं चल रही है तो आपको उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, आपका वो खाना पचेगा नहीं ठीक से। तो आप पहले कोशिश करें उसे एक्टिवेट करने की। तरीका है उसका, या तो आप नाड़ी शोधन करें, नहीं तो आप अपना राइट आर्म अपने लेफ्ट अंडर आर्म्स के अंदर दबा दीजिए 1 मिनट के लिए, आपकी राइट एक्टिवेटेड हो जाएगी। अगर आप ईड़ा की बात करें, लेफ्ट, व्हेन यू हैव टू मेक अ डिसीजन एंड व्हेन यू हैव टू गो समवेयर, एक नए काम के लिए आप जा रहे, एक शुभ काम के लिए जा रहे हैं, तो आपकी लेफ़्ट डोमिनेटेड होनी चाहिए। अगर आपकी लेफ़्ट डोमिनेटेड नहीं है तो आप
वही ऑपोजिट प्रोसेस करके कोशिश करें आपका लेफ़्ट डोमिनेटेड हो। अगर आप सुषुम्ना में हैं तो वो समय आपका सबसे बेहतर होता है, आप सबसे सही डिसीजंस लेंगे, उसमें कोई बायस नहीं होता। पर सुषुम्ना मैं कब कौन से नोज पे अगर ध्यान दिया सुषुम्ना का मतलब है कि दोनों से बराबर आ रही है, एकदम अच्छा। सेंटर में एक पतली सी श्वास आ रही होती है, ना लेफ्ट डोमिनेटेड है ना राइट डोमिनेटेड है, बिल्कुल ठीक सेंटर से आ रही है। तो अगर किसी का किसी टाइम नहीं है तो वो कैसे करेगा, कोई इंस्टेंट तरीका? हाँ, इंस्टेंट तरीका ये है कि इफ़ यू आर एबल टू जस्ट डू द नाड़ी शोधन चंद्रभेदी प्राणायाम फॉर 1 मिनट, दैट विल एक्टिवेट। और अगर आपकी नाक बंद है, जुकाम है और आप नाड़ी शोधन नहीं कर सकते, देन यू हैव टू डू 10 जंपिंग जैक्स ओके, and then you do the 1 minute nadi shodhan. Jumping jacks will open up your nostril. तो जैसे मैम कुंडली पर काफ़ी बात हो गई, तो क्या जैसे इंसानों पर बात हुई है अभी, क्या जानवरों को भी ये कुंडली होती हैं या चक्राज होते हैं? जानवरों में भी शक्ति होती है, लेकिन उनके पास संपूर्ण 7 चक्र नहीं होते और 5 एलिमेंट भी नहीं होते। तो हमारे जो 7 चक्र हैं, उसके जो पहले 5 चक्र हैं, वो एक एक एलिमेंट, जो 5 एलिमेंट हैं, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी, उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ही एक हैं इंसान जो 5 एलिमेंट से बने हुए हैं और उनके अंदर 7 चक्र भी मौजूद हैं। बाकी सब जानवरों में वो नहीं होते, इसीलिए दे विल ऑलवेज हैव जस्ट द सेंस ऑफ सर्वाइवल व्हाइल यू कैन गो बियॉन्ड द सेंस ऑफ सर्वाइवल। मैम कुंडली जागरण का सबसे इजी प्रोसेस अगर कोई को बताना चाहे तो वो क्या होगा? सबसे इजी और सबसे सेफ मेथड होता है कुंडलिनी जागरण का ध्यान, मेडिटेशन। एंड मेडिटेशन बहुत ही सिंपल मेडिटेशन आपको करना है कि आप किसी भी प्रकार के आसन में बैठिए, बस आपको इंश्योर करना है आप ज़मीन पे बैठिए, पैरों को मोड़ के बैठिए, कैसे भी बैठिए, आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, लूजली इरेक्ट होनी चाहिए। और आपको पहले 10 श्वास तक अपनी सांस को रिलैक्स करना है। लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़िए। उसके बाद से आप धीरे धीरे करके एक एक चक्र के ऊपर ध्यान देना शुरू करिए, ठीक है। सबसे पहले अपने बेस ऑफ स्पाइन पे ध्यान दीजिए, फिर थोड़ा सा ऊपर आइए, उसके 4 अंगुल ऊपर, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए, वहाँ रुकिए, फिर उसके ऊपर जाइए मणिपुर चक्र। एक यही बेसिक मेथड है। अगर आप बहुत एडवांस भी चले जाएंगे तो भी आप यही करते हैं, वो आपका प्रोसेस जल्दी हो जाता है। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ी देर टिकना पड़ेगा, और जब आप वहाँ टिके हैं तो महसूस करने की कोशिश करिए कि जब आप मूलाधार चक्र पे हैं तो आपकी श्वास कैसी चल रही है, जब अनाहत चक्र पे आए तो आपकी श्वास में क्या परिवर्तन आ गया, विशुद्धि पे ध्यान दिया तो श्वास में क्या परिवर्तन आ गया। तो ऐसे ध्यान देते रहेंगे तो आपके लिए एंटरटेनिंग भी रहेगा, वरना लोग बोर हो जाते हैं ना बैठे बैठे। और दूसरा है कि अगर आपको एक्चुअली में कुंडलिनी करना है तो आपको किसी गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत करते रहे हंसी मजाक में तो आपको मज़ा आएगा, आपका ध्यान लगेगा फॉर श्योर। थोड़ा बहुत आपका फोकस भी बढ़ जाएगा, आपका जीवन में आप थोड़े से अलग लगेंगे बाकी लोगों से। पर यदि आपको एक्चुअली में कुंडलिनी जागरण करना है तो आपको अकेले विदाउट गाइडेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो गलती से आपकी कुंडलिनी सच में जागृत हो गई तो देन यू आर नॉट श्योर दैट वेदर यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट। तो द फाइनल थिंग शुड बी डन अंडर द गाइडेंस ऑफ द गुरु। बट कुंडलिनी प्रैक्टिस आप इस तरह से शुरू करेंगे तो यहाँ से भी आपको एनर्जी में बहुत अपसर्ज और डिफरेंस महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कुंडलिनी जागरण स्पाइन में एक एनर्जी को क्रिएट करना है, तो अगर कोई स्पाइनल प्रॉब्लम है, जैसे किसी की नस दब जाती है स्पाइन की N1 N2, क्या वो भी बहुत इससे अच्छा ठीक है हो सकती उनके लिए, बहुत हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। स्पाइनल प्रॉब्लम? यस, अगर वो बैठ नहीं सकते हैं तो उनको लेट करके भी कर सकते हैं। कोकिक्स की प्रॉब्लम है, खड़े होकर के भी कर सकते हैं। गुरु आपको मेथड बताएंगे, आप गाइडेंस लीजिए, आप खड़े होकर के भी मेडिटेशन होता है। क्योंकि स्पाइन वाली प्रॉब्लम जल्दी दवाओं से ठीक नहीं होती है और एक्सरसाइज भी उतनी इफेक्टिव नहीं होती, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। यस, क्योंकि आपका अगर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अच्छे से फ्लो करना शुरू हो जाएगा तो कई बार स्पाइनल प्रॉब्लम सही भी हो जाती है। जैसे हमने कुंडलिनी पर काफ़ी बात कर ली, तो अगर कुंडलिनी जागरण आप बोल रहे हैं कि किसी गुरु की गाइडेंस में करना चाहिए, तो एक सही गुरु की पहचान कैसी होगी कि जिसके अंडर में हम कुंडलिनी जागरण कर सकें? सही गुरु वो होंगे जिनकी बातें पहली तो आपके विचारधारा को संतोष देती हों। ऐसा कोई गुरु आप ना चुनें जिनकी बात आपको हाई फाई बहुत लग रही हैं पर समझ नहीं आ रही हैं, आप उनके साथ कनेक्शन नहीं फील कर पा रहे हैं। अगर आपका हार्ट कनेक्शन किसी के साथ, गुरु के साथ बन पा रहा है, अनाहत चक्र आपको लग रहा है कि जुड़ रहा है, आपको लग रहा है कि दे आर एबल टू अंडरस्टैंड यू, और वो इतने बिजी नहीं है कि अगर आपका मामला कहीं फंस गया तो वो आपको बीच मझधार में छोड़ करके चले जाएंगे, तो ऐसे गुरु आपके लिए ज़्यादा एप्ट हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि उनका खुद का कुंडलिनी जागरण हुआ होना चाहिए,
क्योंकि अदरवाइज अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो दे विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट, है ना। ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि देख के इंसान को पता चल सकता है कि उसका कुंडली जागरण हुआ है? क्लेम बहुत सारे लोग करेंगे, पर आपको उनके साथ रहने से स्वभाव से पता चलेगा कि जो बातें वो कह रहे हैं और जो बातें वो नहीं भी कह रहे हैं वो उनके आचरण में समझ में आएगी। ठीक है, तो क्योंकि अभी इतना सोशल मीडिया का ज़माना है तो इतना सारा वो हाइलाइट्स और प्रचार से आप नहीं जा सकते। यू विल हैव टू टॉक, यू विल हैव टू गो विद योर गट फीलिंग, योर एनर्जी विल टेल यू, गाइड यू, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्योर एनर्जी हमारी यूनिवर्सल एनर्जी है, वो हमेशा हमें सही रास्ते पर लेकर के जाएंगी। तो आपको इंट्यूटिवली उसे समझना पड़ेगा। एंड अगर आपको कोई बहुत फास्ट पेस कोई चीज़ ऐसे कराने की कोशिश कर रहा है जादू टाइप का, तो वहाँ से फैसिनेट मत होइए। जो आपको बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड चीज़ों में ले जा रहा है वहाँ पर आपको सही आधार मिलेगा। साथ में आप चेक कर सकते हैं, जैसे आप कोई नया कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो आप वहाँ का प्लेसमेंट रिपोर्ट वगैरह चेक करते हैं वैसे आप चेक करिए कि उन गुरु के पास जो पहले रहे हैं उन लोगों के कैसे फीडबैक्स रहे हैं, किस प्रकार के लोग आए हैं, आपके जैसे लोग आए हैं क्या, उन्हें बेनिफिट मिला है क्या। ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेट करके चेक करके तभी आप गुरु चुन करके आप उनके पास जाएं। ठीक है। जैसे जैन जी को अगर कोई को हमें मेडिटेशन स्टार्ट करना हो तो सबसे बेसिक मेडिटेशन मेथड कौन सा होगा? ये कुंडली जागरण है या कोई और मेथड इससे भी ज़्यादा आसान है? तो जैन जीज को या आपके एज ग्रुप में मुझे लगता है माइंडफुलनेस इज़ द मोस्ट पावरफुल वन, जहाँ से आपको शुरू करना चाहिए। क्योंकि कुंडली में आप जाएंगे, एक पहली कक्षा में आपको बोला जाएगा मूलाधार चक्र पे ध्यान ले जाइए, को पता ही नहीं किसी एक जगह पर ध्यान लेके कैसे जाया जाता है। माइंडफुलनेस आपको वो सिखा देता है, वो आपको बताएंगे पहले आप अपने पैर के अंगूठे पे ध्यान दीजिए, अब अपने पैर की एड़ियों पे ध्यान दीजिए। ये चीज़ आपने जब प्रैक्टिस कर लिया ना अच्छे से, तब जा कर के अब आपको बोला जाएगा आप मूलाधार चक्र पे ध्यान दीजिए, तो आप वहाँ ध्यान ले जा पाएंगे। और कुंडली मुझे लगता है सारे जेंजीज को, यंग जनरेशन को करना ही चाहिए, क्योंकि अब जिस लेवल का आप लोग का फोकस डिस्ट्रैक्टेड चल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप कुंडली का विकास करें। वो अपने आप ही आपके ध्यान को बहुत फोकस कर देगा। तो कुंडली तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, बट यू शुड स्टार्ट विद द माइंडफुलनेस। अब हम एक रैपिड फायर राउंड करते हैं जिसमें आप हमें एक वर्ड में आप बताइएगा। तो सबसे पहले जैन जी के क्वेश्चंस कि अगर किसी को पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसको पढ़ाई में मन लगाना है तो कौन से अपने चक्र पे काम करें? अगर आपको पढ़ाई में मन लगाना है तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए आपके विशुद्धि चक्र और अग्ना चक्र पे। ठीक है। और अगर किसी को म्यूजिक में अच्छा करना है, उसको अपनी आवाज़ में इम्प्रूव करना है, तो वो किस चक्र पर ध्यान दे? स्वादिष्ठान, अनाहता, विशुद्धि, इन 3 चक्र पर ध्यान देना होगा। अगर जैसे कोई बिजनेस बनाना है, बिजनेस में डिसीजंस लेने में बहुत वीक है या लाइफ के डिसीजन लेने में वीक है, तो कौन से चक्र पे काम करे वो? अगर डिसीजन लेने में दिक्कत है तो आपका मतलब इंट्यूशन आपका काम नहीं कर रहा, तो आपको अग्ना चक्र पे जाना चाहिए। एंड फॉर्च्यून भी चाहिए, तो इसलिए स्वादिष्ठान एंड अग्ना, बिकॉज द चक्रास फॉर अ फंक्शन दे वर्क इन कॉम्बिनेशन। जैसे आजकल जैन जी की रिलेशनशिप प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए कौन से चक्र पे काम करें? मूलाधार चक्र और अनाहत चक्र, क्योंकि बेस आजकल फाउंडेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। इस वजह से ज़्यादातर जो लोगों के रिलेशनशिप सेपरेशन और ये सब हो रहा है ना, तो हमें लगता है दैट द प्रेजेंस ऑफ द अदर पर्सन हैज़ डन समथिंग, बट हम इतने ग्राउंडेड नहीं थे कि वो चीज़ें हिल गई। तो मूलाधार चक्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। मैम, आपने कुंडली पर काफ़ी डिटेल में बताया है और ये हमारी चैनल पे पहली पॉडकास्ट है। अगर कोई ऑडियंस ने, अगर जैन जी है, अगर इसने कुछ भी नहीं पता कुंडली जागरण पे, तो ये पॉडकास्ट देख के वो पूरा चीज़ें समझ सकता है। और अगर कोई इस प्रोसेस में जाना चाहता है तो वो भी आपने बता दिया कि कैसे जाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से आने के लिए और एक धमाकेदार पॉडकास्ट देने के लिए। एक बार आपसे फिर अब पॉडकास्ट करेंगे किसी और टॉपिक पर। तब तक अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा। और साथ ही अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको मैम से पूछना चाहे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैम का नंबर भी मिल जाएगा, या आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैम ज़रूर आंसर करेंगे उस कमेंट का। तो अगली पॉडकास्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।